नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिल सकी है। तो चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी, जैसे लाइनमैन और बहुत सारे एग्जाम हैं आने वाले, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 68 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 68 में बोलते हैं द वर्ड विद फ्रॉम विच वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड मीन्स। तो बोलते हैं वेदों से निकला शब्द विद, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नॉलेज। ऑप्शन सी जो है उसे आंसर है, नॉलेज जो है वो इसका अर्थ होता है। अब अगर हम बात करें कि वेद की बात कर रहे हैं तो कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ जाता है कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब ही नॉलेज होता है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। वेदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से हैं? इसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अथर्ववेद आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है वो गाने से संबंधित है, जो म्यूजिक होता है उससे कौन सा वेद जो है वो संबंधित है? तो सामवेद जो है वो आपका म्यूजिक से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अस्तोमा सदगम्य जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन ये बनाएगा कि अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है वो लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आप वेदों से रिलेटेड याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनन लिटरेचर। तो बोलते हैं प्रमाणिक बौद्ध कृतियों के महानतम बौद्ध टीकाकार कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे अश्वघोष। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अश्वघोष जो था ये थे बुद्धिस्ट कमेंटेटर, आप कह सकते हैं इनको, जिन्होंने बुद्धिस्ट कैनन लिटरेचर के ऊपर काम किया था। और अगर हम अश्वघोष की बात करें तो ये रचनाकार भी रह चुके हैं। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है? इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध चरित की रचना किसने की है, तो वो अश्वघोष ने की है। बात बुद्धिज़्म की हो रही है। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करेंगे तो बुद्धिज़्म में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो था वो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। ये बौद्ध संगीतियाँ भी साथ में आपने ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। जो डेली वीडियोस देखते हैं उनको तो याद हो भी गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच वॉज द लोएस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं चोल साम्राज्य या फिर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? अगर हम चोल साम्राज्य या प्रशासन की बात करें, इनकी सबसे छोटी इकाई कुर्रम थी। ऑप्शन सी, कुर्रम जो है इनकी सबसे छोटी इकाई थी। अब ये ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगर हम चोल साम्राज्य की बात करें तो देखो, चोल डेंसिटी जो है वो साउथ इंडिया की एक लॉन्गेस्ट रूलिंग डेंसिटी मानी जाती है कि इन्होंने लंबे समय तक जो था वो साउथ इंडिया के ऊपर राज किया था। ये तमिलनाडु में आप कह सकते हैं मुख्य रूप से, या फिर तंजौर कह लीजिए। तंजौर में इनकी राजधानी होती थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयालय थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये आप चोल के बारे में ध्यान रखिए, चोल साम्राज्य के बारे में ध्यान रखिए। एग्जैक्टली याद रखिएगा कि इनकी कैपिटल कहाँ पर थी। तंजावर में इनकी कैपिटल थी। सबसे छोटी इकाई कुर्रम थी इनकी। तो इस तरह के थोड़े टिपिकल से, थोड़े टफ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज़ को और अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड राजपूत पैटर्न्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। तो बोलते हैं अपने साम्राज्य के प्रशासन में जो था किस मुगल शासक ने राजपूत संरक्षकों को जो था वो नियुक्त किया था? तो कौन सा मुगल शासक ऐसा था जिसने राजपूतों को नियुक्त किया था अपने शासन में, अपने साम्राज्य में? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर आपको पता है, वैसे तो अकबर ने धर्म को लेकर भी बहुत काम किया था। अकबर ने जो था वो अच्छे अच्छे काम किए थे, जिनमें दीन-ए इलाही के लिए अकबर को जाना जाता है। दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अकबर को जो है इमदाद खाने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों के विद्वानों को जो था वो आमंत्रित भी किया जाता था इमदाद खाने में।
अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें अबुल फजल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, फेजी, ये सब जो था वो अकबर के कार्यकाल में आते थे। अकबर के नवरत्नों में जो था वो आते थे। अकबर के कार्यकाल के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अकबर के बाद जहांगीर जो था वो शासक बने थे मुगलों के, तो ये भी आपने थोड़ा सा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन अंडर। तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य किसके अंतर्गत अंग्रेज राजशाही के हाथों में आ गए थे। तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर थे वो ब्रिटिश क्राउन के तहत आए थे। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आए थे। अब ये अलग अलग एक्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब देखो, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कौन से ईयर का एक्ट है? ये 1784 का एक्ट है। इसके तहत अलग अलग जो था वो काम किए गए थे, अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 का एक्ट है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 1773 का एक्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें तो ये 1919 का भी एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी है। ये अलग अलग एक्ट है। कैबिनेट मिशन प्लान की बात की जाए, ये कब आया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की योजना है। कौन सी ईयर की? 1946 की योजना है। ये आपने सारे नोट कर लेने हैं। तो यहाँ से आप इतना ही याद रखिए, 4-5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड स्वराज्य एज द एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द कलकत्ता सेशन इन। बोलते हैं दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी के स्वराज्य के उद्देश्य की कलकत्ता अधिवेशन में किस वर्ष था वो घोषणा की थी। इनके द्वारा जो था वो 1906 में जो था ये घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपने क्या ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 1906 का जो ये सेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले 1905 का एक्ट जो था वो बनारस में हुआ था। 1905 का जो कांग्रेस का सेशन था वो बनारस में हुआ था, और गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और आपने ध्यान रखना है कि 1907 का जो सेशन है वो सूरत में हुआ था, और रास बिहारी घोष जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो इससे पहले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1905 से पहले भी ये 1886 में कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उसमें भी ये अध्यक्ष रहे थे, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी 1893 में जो लाहौर में सेशन हुआ था उसके भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये आप दादा भाई नौरोजी के अलग अलग सेशंस याद रखिएगा, और साथ में 1905 और 1907 के सेशन कहाँ पर हुए थे वो भी ध्यान रखिएगा, और कौन इनकी अध्यक्षता कर रहा था ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने 1924 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसको प्रिजाइड किया था। अभी 1924 का जो सेशन था ये कहाँ पर हुआ था? ये बेलगाम में हुआ था। बेलगाम जो है वो कर्नाटक में पड़ता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो वो एनी बेसेंट बनी थी। अब एनी बेसेंट ने कौन से ईयर का सेशन जो था उसको प्रिजाइड किया था? एनी बेसेंट ने 1917 का जो सेशन था, 1917 का जो सेशन था 1917 का, उसको प्रिजाइड किया था, और ये सेशन कलकत्ता में हुआ था। ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, वैसे पॉलिटी का है, चलो आप डिस्कस कर ही लेते हैं। बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट। तो बोलते हैं कि किस नीति निर्देशक तत्वों में से किस पर संविधान शांत है? तो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एडल्ट एजुकेशन जो है वो सही है। एडल्ट एजुकेशन जो है वो ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि इसके ऊपर संविधान जो है वो थोड़ा शांत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में याद रखिए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती है। तो पार्ट 4 जो है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कंट्री से बोरो किए गए हैं, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बोरो किए गए हैं। आयरलैंड से जो है हमने ये बोरो किए हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ध्यान रखने। कल हमने एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा था, वो था आर्टिकल नंबर 49। उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, उनको प्रोटेक्ट करने की बात जो है उसमें कही गई है आर्टिकल 49 में। तो आर्टिकल 49 भी ध्यान रखिए। आर्टिकल एक 40 है, 40 नंबर आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात जो है वो कही गई है कि पंचायत होनी चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन इंट्रोड्यूस्ड द गाजे सिकंदरी। तो बोलते हैं गज्जे सिकंदरी जो था ये किसने कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने इंट्रोड्यूस की थी। तो गज्जे सिकंदरी एक पैमाना था, आप कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट था कुछ मेजर करने का। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन डी नन ऑफ दीज के द्वारा, इनमें से किसी ने भी जो था ये इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो फिर किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सिकंदर लोधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सिकंदर लोधी का नाम आपने ध्यान रखना है। इसने गज्जे सिकंदरी एक पैमाना था, एक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ये इसने इन्वेंट किया था। और सिकंदर लोधी की बात करें तो इसने क्या किया था, और इसने आगरा शहर की स्थापना भी जो था वो करवाई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी ये भी ध्यान रख लीजिए। बस यहाँ से इतना ही ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोलते हैं अ निकिटिन अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री। तो निकिटिन एक फेमस ट्रैवलर था, ये कौन सी कंट्री से जो था वो संबंध रखता था। निकिटिन जो फेमस ट्रैवलर था वो संबंध रखता था रशिया से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले तो रशिया की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए रशिया की कैपिटल और रशिया की करेंसी। अब बात करते हैं कुछ और। अब देखो हमारे इंडिया में जो था वो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स जो था वो एंशियंट टाइम में आते रहे, जैसे कि हेन सांग आया था। हेन सांग जो था वो चाइनीज यात्री था, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान आया था। इबन बतूता आया था। इबन बतूता एक मोरक्को का यात्री था, ये आपने ध्यान रखना है। एक मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो एक यूरोपियन ट्रैवलर था। मार्को पोलो का ध्यान रखिएगा, ये एक यूरोपियन ट्रैवलर था। और फाहियान आया था। फाहियान जो था ये भी चाइनीज ट्रैवलर था और चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान ये आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, इनके नाम याद रखने हैं, ये कहाँ से आए थे, तो ये भी आप साथ में जोड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्टता द्वैत। तो विशिष्टता द्वैत का कॉन्सेप्ट जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। देखो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था रामानुज के द्वारा। ऑप्शन डी रामानुज जो है वो सही आंसर है। रामानुज ने कॉन्सेप्ट दिया था विशिष्टता द्वैत का जो था वो एक कॉन्सेप्ट या फिर संकल्पना जो था इसने दी थी। अगर हम बात करें रामानुज की, तो रामानुज देखिए ध्यान रखिए, रामानुज जो था वो गुरु हुआ करते थे रामानंद के। रामानंद के गुरु थे रामानुज, ये आपने ध्यान रखना है। इनका संप्रदाय कौन सा था, तो इनका संप्रदाय जो था वो वैष्णव संप्रदाय था। ये मनुष्य की समानता के ऊपर जो था वो काफ़ी बल दिया करते थे। और ये जो विशिष्टता द्वैत का कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा दिया गया था। उसी तरह अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट जो था वो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा जो था ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और विशिष्टता द्वैत रामानुज के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। बोलते हैं प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में हुई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के साथ साथ आपको बक्सर की लड़ाई याद रखनी है। बक्सर की लड़ाई जो था वो 1764 में हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई याद रखनी है, ये 1576 में हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई याद रखनी है, ये 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। और तालीकोटा का युद्ध भी हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ये 1565 में हुआ था। और इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स आप याद रखिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पता है मुझे कि आपको आती हैं, परंतु फिर भी रिवाइज करते रहना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, सॉल्व कीजिए और कमेंट में जो है वो आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, कुछ इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। 21,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और अगर तैयारी कर ही रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। इसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे टेलीग्राम में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हर जगह आपको मिल जाएगा, यहाँ से अवेल कर सकते हैं। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 HPGK के टेस्ट होंगे और 5 प्रीवियस क्लर्क के पेपर होंगे। इन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। बहुत कम टाइम क्लर्क के एग्जाम को बच गया है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।